अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं अबाउट द रिवर्सिबल सेल एनर्जी। नॉर्मली हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं दे आर कंटिन्यूसली एक्सपोज टू द स्ट्रेस, बट इफ द स्ट्रेस इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन cell shows adaptation, but if the stress continue then the cell moves toward the cell injury, and the cell injury may be reversible cell injury or the irreversible cell injury. In reversible cell injury the changes produced in the cell are reversible and the integrity of the cell is intact। ठीक है, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी को हम डिफाइन करते हैं एज द स्टेज ऑफ द सेल इंजरी एट विच the morphological and the functional changes produced in the cell should be reversed back towards the normal or the original one after the removal of the stress। ठीक है, when the injurious stimulus does not exceed the adaptive ability of the cell and the cell return back toward the normal steady state is known as reversible cell injury। ठीक है, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में हमारे साथ जो चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं सेल में वो रिवर्स होते हैं। ठीक है, और इसमें जो मार्कोलॉजिकल और फंक्शनल चेंजेस हैं दे कैन बी रिवर्स बैक टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि रिवर्सिबल सेल इंजरी किस तरह होती है, मैकेनिज्म ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो हाइपोक्सिया इट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इट अकर बिकॉज ऑफ द इस्कीमिया। और हाइपोक्सिया में हमारे साथ जो ऑक्सीजन सप्लाई है टुवर्ड द सेल वो डिक्रीज होती है। तो ऑक्सीजन सप्लाई अगर कम होगी तो हमारे साथ क्या होगा, जब द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज इफेक्टेड। जब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन इफेक्ट होगा तो हमारे साथ जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है वो नहीं होगी। जब वो नहीं होगी तो हमारे साथ एटीपी फॉर्म नहीं होगा। जब एटीपी हमारे साथ नहीं बनेगा तो ऑल द प्रोसेसेस दैट यूटिलाइज एटीपी आर इनहिबिटेड। लाइक हमारे साथ जो सेल मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पम्प्स है वो क्या होते हैं, दे बिकम डिफेक्टिव। तो जब सोडियम पोटेशियम पम्प डिफेक्टिव होते हैं तो सोडियम बाहर नहीं जाएगा तो वो अंदर एकमुलेट होगा। जब सोडियम अंदर एकमुलेट होगा तो हमारे साथ वाटर भी अंदर आएगा। जब वाटर अंदर आएगा तो सेल जो है ना वो क्या शो करेगा, सेल शोज स्वेलिंग। ठीक है, तो सेल जो है ना हमारे साथ क्या करेगा, स्वेल अप कर जाएगा। एंड द सेलुलर स्वेलिंग इज द फर्स्ट चेंज ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, और जब सेल स्वेल करा जाएगा तो उसका जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होगा और जो टग का प्रेशर है वो भी राइज़ करेगा। इसी तरह हमारे साथ द सेल शोज़ द टिश्यू शोज़ पहला and the pale occur because of the congestion of the capillaries due to the swelling of the cell that causes pressure on the capillaries। ठीक है, अब हमारे साथ रिवर्सिबल सेल इंजरी में कौन-कौन से चेंजेस आते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द फर्स्ट ऑर्गन टू बी इफेक्टेड बाय द सेल इंजरी। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साथ स्वेल अप कर जाता है, उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। इसी तरह हमारे साथ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नहीं होती तो एटीपी भी नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह हमारे साथ जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, it is composed of endoplasmic reticulum and ribosome। तो ribosome start separating from it। ठीक है, and it is involved in protein maturation। तो हमारे साथ एटीपी नहीं है तो प्रोटीन मैच्योरेशन भी नहीं होगी और जो प्रोटीन्स फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, वो डीनेचर प्रोटीन्स होंगे। इसी तरह हमारे साथ जो राइबोसोम्स है दे स्टार्ट कन्वर्टिंग फ्रॉम पॉलीसोम्स इनटू द मोनोसोम्स और इट्स फ्रेगमेंट फॉर्म। और जब राइबोसोम हमारे साथ इफेक्ट होंगे तो हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस भी इफेक्ट होगी एंड दे स्टार्ट डिटैचिंग फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह हमारे साथ रिवर्सिबल सेल इंजरी में ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है या ऑक्सीजन डिफिशियंसी होती है तो हमारे साथ क्या होता है, एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है जिसमें हमारे साथ ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में हमारे साथ कन्वर्ट होता है और लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ता है तो हमारे साथ क्या होता है, एसिडोसिस होता है। एंड दिस एसिडोसिस causes damage to the DNA and the protein and the protein start denaturation। ठीक है, अब रिवर्सिबल सेल इंजरी में जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, सेलुलर मेम्ब्रेन्स या ऑर्गेनिक मेम्ब्रेन वो इंटैक्ट रहते हैं बट द मेम्ब्रेन शोज ब्लबिंग। ठीक है, इस तरह जो है ना द मेम्ब्रेन शोज ब्लबिंग, सेल मेम्ब्रेन में हमारे साथ ब्लबिंग होती है और वो इंटैक्ट रहते हैं। जो फास्फोलिपिड्स है ये भी सेल मेम्ब्रेन से रिलीज होते हैं एंड दे गिव राइज टू माइलिन पेगस व्हिच आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इसी तरह जो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस माइक्रोविलाई होते हैं दे आर आल्सो दे स्टार्टेड। ठीक है, इस तरह हमारे साथ पेटी चेंजेस भी आते हैं कुछ टिश्यूज में दैट इन्वॉल्व द हाई फैट कंटेंट एंड द पेट vacuoles start accumulating in these tissues। और न्यूक्लियस जो है ना, द न्यूक्लियस shows clumping of the chromatin। Normally chromatin is homogeneously distributed but in reversible cell injury the chromatin material shows clumping। ठीक है, and the clumping occur because of the acidic पीएच। ठीक है, या एसिडोसिस। इस द साइटोप्लाज्म जो है ना इट शोज द eosinophilia एंड द साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन द माइलिन पेगस व्हिच आर पम्प फ्रॉम द माइलिन पेगस जो है ना these are the fragments of the phospholipid which are released from the membrane। Hence in reversible cell injury the cell membranes are intact, their integrity is not lost। Similarly जो lysosomal membranes होते हैं वो भी हमारे साथ इंटैक्ट रहते हैं और लाइसोसोम no bursting of the lysosome occur, hence no enzymes are released। ठीक है, और इसी तरह हमारे साथ जो हाइड्रोलाइसिस है वो भी नहीं होगा एंड द सेल कैन रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप इफ द स्ट्रेस इज रिमूव्ड। हेंस
This type of injury is called as रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे साथ ये नॉर्मल सेल है, अगर हम स्ट्रेस को कंटिन्यू, अगर इस पे जो स्टिमुलस है या स्ट्रेस है वो कंटिन्यूसली बढ़ेगा तो हमारे साथ क्या होगी, जो चेंजेस आएंगे सेल में रिवर्सिबल। तो वो क्या होते हैं, इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है दे शो ब्लबिंग, इसी तरह साइटोप्लाज्म में हमारे साथ माइलिन पिगमेंट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो स्वेल कर जाता है, इसी तरह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी स्वेल कर जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म यूसिनोफिलिया शोज यूसिनोफिलिया रेड कलर, इसी तरह न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियर क्लम्पिंग होती है। लेकिन ये चेंजेस जो है ना हमारे साथ रिवर्सिबल है, अगर हम स्ट्रेस को क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हम इस टाइप ऑफ सेल इंजरी को रिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। अब हम आते हैं अबाउट द irreversible cell injury। तो an irreversible injury, the stress or the injury stimulus remains for a very long time। तो हमारे साथ क्या होता है, there are certain permanent structural and functional changes occur in the cell, and these changes are permanent and irreversible, and there is no return of the normal function of the cell occur. Hence, the cell proceed toward the cell death, which may be apoptosis, which is programmed cell death, or necrosis, which is the एक्सीडेंटल सेल डेथ। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि हमारे साथ जो स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होता है। ठीक है, और सेल अडॉप्ट नहीं करता, उसमें परमानेंट morphological और फंक्शनल चेंजेस आता है, और सेल हमारे साथ इरिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ जाता है। ठीक है, और इसमें अगर आप स्टिमुलस को रिमूव भी करेंगे या स्ट्रेस को, तो हमारे साथ वो चेंजेस जो है ना इरिवर्सिबल होंगे। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं when the injurious stimulus they exceeds beyond the normal adaptive capacity of the cell, and the cell cannot return toward the normal morphology and function, is known as irreversible cell injury। ठीक है, an irreversible cell injury, the cellular integrity is lost, and similarly all the membranes, the cell membrane and the membranes of the organelles are ruptures, and hence all the enzymes they are released from the cell। अब हमारे साथ कौन कौन से चेंजेस आते हैं इन द इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया इज अफेक्टेड। जब माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट होगा तो हमारे साथ क्या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नहीं होगी। जब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नहीं होगी तो हमारे साथ एटीपी नहीं बनेगा। जब एटीपी नहीं बनेगा तो हमारे साथ सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप जो है ना वो काम नहीं करेगा, तो सोडियम बाहर नहीं जाएगा और वो अंदर एकमुलेट होगा। इसी तरह हमारे साथ वाटर भी अंदर आएगा तो सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ जो परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन है वो भी चेंज होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया से क्या रिलीज होता है, साइटोक्रोम सी, और ये हमारे साथ जो है ना इंड्यूस करता है एपोप्टोसिस को। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ जो एनर्जी डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स होते हैं मेम्ब्रेन्स में वो भी हमारे साथ डिफेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और वो काम नहीं करते। जब कैल्शियम चैनल जो है ना हमारे साथ डिफेक्टिव होंगे, कैल्शियम बाहर नहीं जाएगा और अंदर एकमुलेट होगा विद इन द सेल, तो ये कैल्शियम क्या करता है हमारे साथ वेरियस एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, लाइक प्रोटीएसेस। तो अगर वो एक्टिवेट हो गए तो देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ द साइटोस्केलेटन आकर। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे साथ एंडोन्यूक्लियसेस है वो एक्टिवेट हो गए तो दे कॉजेस डैमेज टू द डीएनए एंड द क्रोमेटिन। इसी तरह हमारे साथ फास्फोलिपिड्स है, अगर वो एक्टिवेट होगा इट कॉजेस डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन। During the stress condition, there are certain reactive oxygen species that are formed in the cell, and these reactive oxygen species causes damage to the cell। इस तरह हमारे साथ जो लाइसोसोम है उसमें भी चेंजेस आते हैं, और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जो है ना वो रप्चर कर जाता है। जब लाइसोसोमल मेम्ब्रेन रप्चर होगा तो हमारे साथ उसमें से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज होंगे, और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, देखा जाए हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एंड which leads to the autophagy and autolysis of the cell। इसी तरह हमारे साथ जो डीएनए और क्रोमेटिन है ऑफ द सेल वो भी डैमेज हो जाता है, एंड इट इज डैमेज बिकॉज ऑफ द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इस तरह हमारे साथ जो साइटोप्लाज्म है उसमें हमारे साथ क्या होता है, साइटोप्लाज्म शो द यूसिनोफिलिया बिकॉज ऑफ द डीनेचर प्रोटीन। इस तरह न्यूक्लियस में हमारे साथ 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस आते हैं। सबसे पहले है न्यूक्लियर पिक्नोसिस। तो पिक्नोसिस में क्या होता है, दिस श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस हमारे साथ इतना बड़ा है तो वो छोटा होगा, आखिर में एक डॉट अपीयरेंस एक डॉट न्यूक्लियस में आ जाएगा। ठीक है, कैरियोलाइसिस में क्या होता है, उसमें से फ्रेगमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस होती है। ठीक है, और कार्योलाइसिस में हमारे साथ क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस आकर एंड एट द एंड द न्यूक्लियस बिकम डिसअपियर।